नमस्कार, मेरा नाम सुहेल है और मेरे साथ हैं सैयद मुर्तज़ा। ट्रंप और नेतन्याहू का जो सबसे बड़ा खौफ था, जो सबसे बड़ा डर था, वो करीबन करीबन सच होने जा रहा है और शायद इसीलिए हमने लिखा है कि ईरान का परमाणु बम तैयार है। देखिए, ईरान का परमाणु बम तैयार है या नहीं, इसकी कंफर्मेशन तो अभी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारे इंडिकेशंस ऐसे मिलने लगे हैं कि ईरान उस एटम बम के बहुत करीब है, जिसे हासिल करने के लिए पिछले कई दशकों से ईरान की जो पूरी फैक्ट्री है, जो ईरान की पूरी टॉप लीडरशिप है, वो लगी हुई है, जूझ रही है और जिसको रोकने के लिए ट्रंप और नेतन्याहू इस वक्त एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। ये जो परमाणु बम की बात आ रही है, जो कंफर्मेशन की बात आ रही है, क्या है? देखिए, आईएए के चीफ जो है राफेल ग्रॉसी जो हैं उन्होंने इजराइल के मीडिया को ये इंटरव्यू दिया है और कहा है कि अगर इजराइल ने ईरान पर हमला किया, अगर इजराइल ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाता है तो ईरान जो है वो अपने एटम बम वाले मिशन को शुरू कर देगा। अब ये बात उन्होंने कही है कि शुरू कर देगा। अब ये अंजाम तक पहुंचेगा, क्या वो अंजाम तक पहुंच सकता है? हम इसे ये कहें कि इसे कहते हैं रीडिंग बिटवीन द लाइंस, तो वो चीज़ है। अब इसके शब्दों को हमें ईरान ने जो कहा है उनसे उसको समझना पड़ेगा कि क्या वो कह रहा है कि हम बना लेंगे या हम बनाने जा रहे हैं। ये बहुत अहम बात है इसमें। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो स्टेटमेंट आया है और जिस शख्स से आया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। राफेल ग्रॉसी जो है वो आईएईए जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है जो कंप्लीट नज़र बनाई हुई है। पिछले कई दशकों से टोटल फोकस रहा है ईरान के न्यूक्लियर जो प्लांट्स हैं, ईरान का जो न्यूक्लियर पावर सिस्टम है, उसके ऊपर उन्होंने पूरी नज़र बनाए रखी है और बहुत करीब से उन सारे प्लांट्स को भी देखा है और इसको भी समझा है कि ईरान में कितनी ताकत है और ईरान का कहाँ तक पहुंचा है संवर्धन के मामले में और बम बनाने के मामले कुछ में। दिन पहले उन्होंने कहा था कि ईरान जो है वो उसका संवर्धन का जो लेवल है, यूरेनियम संवर्धन का, वो 60% तक पहुंच चुका है और अब उसे परमाणु बम अगर वो बनाने की कोशिश करता है तो उसे ज्यादा मुश्किल नहीं आएगी। और उनकी ये बात जो है वाकई एक बहुत बड़ा अलर्ट है, ना सिर्फ इजराइल के लिए बल्कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए, जो इस वक्त ईरान के साथ वार्ता कर रहे हैं इसी मुद्दे पर कि ईरान किसी तरह भी अपना परमाणु कार्यक्रम रोक दे। लेकिन जो मुद्दा है वो संवर्धन को लेकर अटका हुआ है और ट्रंप ने कहा है कि कल भी उन्होंने कहा है कि हम संवर्धन किसी भी कीमत पे मंजूर नहीं करेंगे और जो 12 तारीख को जो बात होने वाली है ईरान से, वो तय करेगी कि आगे क्या होने वाला है। और उनकी इसे लेकर नेतन्याहू से बात भी हुई है। नेतन्याहू से फोन कॉल पे बात हुई है, लेकिन इस पूरी सिचुएशन के अंदर जो सबसे मजेदार कैरेक्टर है वो आप समझिए कि डोनाल्ड ट्रंप बन के रह गए। असल में डोनाल्ड ट्रंप ने अपने आप को इतनी जगहों में उलझा लिया है और हर जगह पे ऐसा लगने लगा है कि वो फ्रंट्स पे उस तरह से कामयाब नहीं हो रहे हैं जैसा उन्होंने एक एंटिसिपेशन बनाई थी। और एलॉन मस्क के साथ जो उनका झगड़ा हुआ है वो तो पूरी दुनिया में एक मीम फेस्ट बन गया है, उस पर मीम्स बनने शुरू हो गए। लेकिन ईरान को लेकर वो काफ़ी सीरियस हैं और ईरान वो नहीं चाहते कि ये जो बातचीत उनकी चल रही है ईरान के साथ, जो न्यूक्लियर डील उनकी जो बातचीत लगातार उस पर हो रही है, वो कहीं पर भी फेल ना हो। इसीलिए वो बार बार उसको अलग अलग ऑप्शंस दे रहे हैं। रेड लाइन उन्होंने ज़रूर एक ड्रॉ करी है कि हम संवर्धन नहीं होने देंगे, यूरेनियम इनरिचमेंट ईरान को हम नहीं अलाउ करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी कोशिश ये है कि एक और फ्रंट उनके लिए ना खुले, क्योंकि मल्टीपल फ्रंट्स हो गए हैं, बहुत सारी जगहों पर वो उलझ के रह गए हैं। देखिए, इसमें सबसे बड़ी जो बात अभी वो उलझते हुए हैं, लेकिन राफेल ग्रॉसी ने जो कहा है वो बहुत बड़ी टेंशन देने वाली बात है। अब ये बात ऐसी है कि ये टेंशन जो है ना सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप को होगी बल्कि इजराइल में जो उनके कमांडर्स हैं नेतन्याहू के, वो उनको अपनी नीति में बहुत कुछ बदलाव करना पड़ेगा अगर वो कुछ प्लान कर रहे हैं ईरान के खिलाफ। क्योंकि ग्रॉसी ने कहा है कि ईरान के जो दो मेन साइट्स हैं जहां पर यूरेनियम का संवर्धन होता है, एक है फोर्डो जो करीब तेहरान से करीब 200 से 250 किलोमीटर दूर है, कोम जो एक शहर है तेहरान के दक्षिण में, उससे वो करीब 100 से 150 किलोमीटर दूर है। वहां पर एनरिचमेंट फैसिलिटी है और वो जगह ऐसी है जो पहाड़ों के बीच बनी हुई है। अब पहाड़ का मतलब है कि आप कितने मीटर गहराई में जाएंगे। अमेरिका के पास जो दुनिया का सबसे खतरनाक बंकर बस्टर बम है वो 60 मीटर तक गहराई में जाकर ब्लास्ट कर सकता है। अब अगर किसी पहाड़ के अंदर अगर कोई इस तरह का अड्डा बना हुआ है जहां पर ईरान जो है यूरेनियम का संवर्धन कर रहा है, तो क्या उस पर हमला किया जाता है? क्या अगर ऐसा हमला किया गया तो वो कामयाब होगा? या इसके लिए अगर हम दूसरी फैसिलिटी की बात करें, नतांज की फैसिलिटी जो और दक्षिण में है, इस्फहान से ऊपर, वहां भी ईरान ने कह रहे हैं कि पहाड़ के अंदर ही एक ऐसी फैसिलिटी है जहां पर वो संवर्धन कर रहा है। तो दोनों जगह ऐसी हैं जहां पर बंकर बस्टर जो बम जो हैं वो पूरी तरह नाकाम हो जाएंगे अगर
इजराइल या फिर अमेरिका ने कोशिश की भी तो। हाँ, तो ईरान को एंटिसिपेशन तो हमेशा से है, हमेशा से ईरान को पता है कि जो हमारा ये न्यूक्लियर प्लांट्स हैं इनके ऊपर कभी ना कभी हमला होगा, और इसी वजह से उन्होंने तैयारी बहुत आगे से सोच समझ के की है। लेकिन अब जो ग्रॉसी वाली बात थी, उससे भी इंपॉर्टेंट जो एक खबर निकल कर आ रही है वो ये है कि कहीं ना कहीं रशिया जो है वो न्यूक्लियर प्लांट्स में इन्वॉल्व हो रहा है। जो यूरेनियम का जो पूरा कारोबार चल रहा है, ईरान का जो न्यूक्लियर इनरिचमेंट का पूरा सिलसिला चल रहा है, उसके अंदर पुतिन ने एंट्री ले ली है। और ये वो एंट्री है जो अमेरिका के लिए, नेतन्याहू के लिए, ट्रंप के लिए, सब के लिए बहुत खतरनाक बन सकती है, बिकॉज काउंटर बैलेंस बदल जाता है। अभी तक आप ताकत का रुख जो है वो एक तरफ ढलक रहा था, लेकिन जैसे ही पुतिन की एंट्री हो जाती है तो आप समझिए कि अब बराबर की टक्कर होने लगेगी। देखिए, ये कदम जो है ईरान और रूस का, जो इन्होंने परमाणु डील की है, जिसके तहत रूस जो है वो ईरान में 8 प्लांट बनाएगा। अभी ऐसा 8 न्यूक्लियर प्लांट्स रूस बनाएगा। अब ये समझिए कि रूस का इन्वेस्टमेंट भी लग रहा है और लॉजिस्टिकली भी रूस इन्वॉल्व हो जा रहा है उसमें। और ये कदम ऐसा है जो ट्रंप और इजराइल के हाथ बांध देगा। अगर उसने कभी हमला किया तो समझ लीजिए ये जो भी फैसिलिटीज होंगी वो रूस की होंगी, वो रूस उनको चाहे फंड कर रहा है, चाहे वो वहाँ जो तकनीक दे रहा है वो रूस एक तरह से हम कहें कि वो रूस के ठिकाने होंगे। तो अगर वहाँ पर किसी तरह का अटैक होता है तो सीधा सीधा रूस को चैलेंज होगा, पुतिन को चैलेंज होगा। तो क्या ट्रंप या नेतन्याहू ऐसा करना चाहेंगे? क्योंकि इसमें जो 8 प्लांट हैं ये बुशहर में बनने की बात है। बुशहर जो ईरान के दक्षिण में है, जहाँ से फारस की खाड़ी है, और उस तट पे बुशहर का जो बुशहर शहर है, और वहाँ पे उसका ईरान का बहुत बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। वहाँ पे 4 प्लांट और बनाएगा रशिया, और बाकी 4 प्लांट और कहाँ पर हैं इसकी लोकेशन भी नहीं बताई गई है। तो ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर रशिया के पावर प्लांट्स वहाँ पर लगते हैं, रशिया के न्यूक्लियर प्लांट्स लगते हैं ऐसी जगहों पर जहाँ पर पहले से ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स मौजूद हैं। अब आप समझिए ये 2 प्लांट्स हैं, एक ये ईरान का हो गया, एक रशिया का होगा। अगर इस पर बमबारी होती है तो इस पर भी नुकसान होगा। तो कहीं ना कहीं ये एक तरह की सेफ्टी नेट प्रोवाइड कर रहा है। अब आप इसे चाल भी समझ सकते हैं, आप इसको ये भी समझ सकते हैं कि क्योंकि यूक्रेन वॉर में ईरान ने बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट किया है, तो ये वापस रेसिप्रोकल सपोर्ट है। रशिया जो है अब ईरान को सपोर्ट कर रहा है, तो ये एक तरह से एक सिक्योरिटी नेट बन जाएगा ईरान के जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, जहां पर हमला करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और करेंगे तो बहुत सोच समझ के करना पड़ेगा आपको। एक और लड़ाई का महाज, एक और फ्रंट जो है वो खुल जाएगा। लेकिन इस पूरी जो ये सारा कुछ चल रहा है ईरान और अमेरिका के बीच, यहाँ पर जो सबसे बड़ा जो प्लेयर है वो इजराइल है, क्योंकि नुकसान ईरान के न्यूक्लियर प्लांट से, न्यूक्लियर बम से, एटम बम से अगर होगा तो वो सबसे ज़्यादा इजराइल को होगा। तो नेतन्याहू जो हैं वो बिलबिलाए हुए हैं, उनको लग रहा है कि कुछ करके मैं कोई ऐसा काम हो जाए जिससे मुझे अटैक करने का रास्ता मिल जाए। ईरान के सर्वोच्च नेता हैं अली खामनेई, उन्होंने कहा है कि अगर ईरान पे अटैक होता है या कोई गलती होती है इस तरह की इजराइल की तरफ से या अमेरिका की तरफ से, तो इजराइल के एक तरह से जितने ठिकाने हैं उन्होंने एक लिस्ट बना ली है ईरान ने, और इसमें उनके ना सिर्फ परमाणु ठिकाने हैं बल्कि ऐसी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जिसको एक तरह से हम कहें कि पंगु बनाया जाता है इजराइल को। चाहे उनके वो बिजली स्टेशन है, चाहे उनके वो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं। तो एक तरह से ईरान ने ऐसे सभी ठिकानों को अपने टारगेट पे लिया हुआ है, और ये बात खामेनी और उनके कमांडर बार बार कह रहे हैं। ईरान ने इस चीज़ को डेमोस्ट्रेट भी किया है पिछले साल जब 2 बार हमला किया था, और उसने ऐसी जगहों पे हमला किया जिसकी इजराइल को उम्मीद थी कि वो रोक लेगा, लेकिन वो नाकाम रहा। तो अब ऐसे वक्त में जब 12 तारीख को बात होने जा रही है अमेरिका और ईरान के बीच में परमाणु वार्ता को लेकर जो हो रही है, उसमें लेकर अगर इसका नतीजा ईरान के हक में नहीं आता है तो समझ लिए ये डील नहीं होगी। अगर ये नतीजा इसका इजराइल के हक में नहीं आता है तब भी डील नहीं होगी। तो हम कहाँ जा रहे हैं आप ये समझ सकते हैं। हम जा रहे हैं, बातचीत तो चली रही है, लेकिन बातचीत कई सारी तरीके से और कई जगहों के बारे में चल रही है। अभी जो स्टेटमेंट आया है ट्रंप का लेटेस्ट, वो बड़ा चौंकाने वाला था। जब उसको मैंने ध्यान से सुना तो उसके अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही। उन्होंने ये कहा कि बातचीत हमारी चल रही है, हमने नेतन्याहू से बात करी है, ईरान और जो ये डील के ऊपर चल रही है, लेकिन उससे भी इंटरेस्टिंग बात उन्होंने ये कही कि गाज़ा में जो डील चल रही है हमास के साथ, उसके अंदर भी ईरान इन्वॉल्व है। अब आप ये समझिए कि अभी तक कतर के बारे में हमको मालूम था,
उसके बाद और भी हमें चीज़ें पता चली थी कि बैक ऑफ द स्टेज बहुत सारे और प्लेयर्स हैं, लेकिन ईरान ने किस तरह से इजराइल को घेरा हुआ है। एक वाइस ग्रिप करके कहा जाता है, पंजा, लोहे का पंजा जिस तरह से जकड़ लेता है ना, और फिर वो नाखून आपके अंदर गड़ जाते हैं और आप उससे निकल नहीं सकते, उसी तरह की एक वाइस ग्रिप बना ली है ईरान के ऊपर, ईरान ने इजराइल के ऊपर। हमास के साथ जो बातचीत चल रही है उसके अंदर भी अगर ईरान इन्वॉल्व है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इजराइल को उन्होंने फंसा लिया है अच्छे से। हमास को तो ईरान मदद करता रहा है, ये आरोप अमेरिका इजराइल सब लगाते हैं। ईरान कभी इसको ओपनली नहीं बोलता है, लेकिन सब जानते हैं कि ईरान कितना ज़्यादा शामिल है गाज़ा में हमास की, चाहे वो मदद को लेकर हो, चाहे लॉजिस्टिक हो, चाहे उनकी मॉरल सपोर्ट को लेकर हो। अब यहाँ पर अगर है कि ईरान अगर इस तरह बातचीत में शामिल है तो इसका मतलब बहुत से फैसले ऐसे हो रहे हैं जो दोहा या कतर में नहीं होकर वो फैसले तेहरान में हो रहे हैं, और ईरान किस तरह इसको बातचीत को कंट्रोल कर रहा है, और वो ये भी देख रहा है कि भाई ट्रंप इसमें किस तरह शामिल हैं और ट्रंप से यहाँ पर किस चीज़ में हम रियायत ले सकते हैं, चाहे वो उनके परमाणु कार्यक्रम को लेकर हो, चाहे वो और चीज़ों को लेकर हो, चाहे वो लेबनान या फिर और सीरिया या फिर और चीज़ें हैं। तो यहाँ पर ईरान जो है उसका हम ये कह सकते हैं कि वो पूरे मिडिल ईस्ट की या वेस्ट एशिया की जियोपॉलिटिक्स में इतनी गहराई तक समाया हुआ है कि इजराइल जो है, हमने देखा कि जो अभी यमन में बातचीत हुई, यमन को लेकर हुती और अमेरिका के बीच में, वो कितनी आराम से हो गई। पहले लग रहा था कि हुती लगातार हमले करेंगे, लगातार हमला करेंगे और अमेरिका और इजराइल को मजबूर कर देंगे, लेकिन एक वक्त ये खबर आई कि ना हुती अमेरिका पे हमला करेगा, और अमेरिका भी पीछे हट गया कि उसके बाद उसने कोई वहां पर ऐसे तेवर नहीं दिखाए जिससे लगा कि यमन पे और बमबारी होगी। तो बहुत साफ तरीके से जो चीज़ हुई उसके पीछे ईरान का ही हाथ कहा जाएगा। जबकि आज भी इजराइल जो है वो यमन से जूझ रहा है। हाँ। आज भी जो है इजराइल ने, पहले तो वो हवाई अटैक ही कर रहे थे, आज उनकी नेवी ने जो है वो हुदैदिया पोर्ट जो है यमन का, उस पर काफ़ी बमबारी की है, लेकिन उस बमबारी का कोई असर नहीं हो रहा है, क्योंकि रोज़ 1 या 2 बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं वो यमन से आते हैं और इजराइल में पूरा जो है तहलका मच जाता है। देखिए, तबाही हो ना हो, लेकिन ये समझिए कि लाखों लोग जो हैं वो भागते हैं जब सायरन बजने शुरू होते हैं इजराइल में, वो भाग के जो है वो शेल्टर्स में घुसते हैं, अपना कामकाज छोड़ के फिर बाहर निकलते हैं। मतलब लाइफ डिस्टर्ब होती है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि जो बेन गुरियन एयरपोर्ट है तेल अवीव के अंदर, उसको ऑलमोस्ट शट डाउन किया हुआ है। मतलब जो फॉरेन फ्लाइट्स हैं वो नहीं आ रही हैं, इजराइल से फॉरेन फ्लाइट्स नहीं जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी खत्म कर दी है, और सिर्फ उस खौफ की वजह से। और ये ऐसे वक्त में हो रहा है जब अमेरिका के एक नहीं दो थार्ड सिस्टम, जो दुनिया के सबसे बेहतरीन मिसाइल डिफेंस सिस्टम माने जाते हैं, जो S-400 से बेहतर हैं, वो वहां पर तैनात हैं। जब पहला वहां पे तैनात किया गया, उसके बाद इजराइल ने कहा हमें एक और चाहिए, क्योंकि तब ईरान का हमला हुआ था, और ऐसे वक्त में वो दोनों सिस्टम भी अब हूथी की मिसाइल के आगे अगर नाकाम साबित हो रहे हैं, तो आप ये समझ सकते हैं कि जो अमेरिका का मिसाइल डिफेंस है वो भी इजराइल के लिए एकदम फेल साबित हो रहा है। और शायद यही सबसे बड़ी वजह है जिसकी वजह से इजराइल और अमेरिका जो है वो ईरान को इतना सीरियसली लेते हैं। बिकॉज अगर हूती के बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं वो पहुंच सकते हैं थर्ड सिस्टम और जो भी आयरन डोम वगैरह है उसके बावजूद, तो ईरान के पास तो बहुत बड़ा आर्सेनल है। हमने कई बार देखा है, उन्होंने जो फुटेज रिलीज की है उसके अंदर पूरे पूरे ज़मीन के अंदर शहर हैं जहां पर मिसाइलें ही मिसाइलें लगी हुई हैं, पूरे पूरे शहर हैं जहां पर ड्रोन्स ही ड्रोन्स हैं। तो वो जिस तरह का स्वॉर्म अटैक करते हैं, जब पूरी तरह से 100-200 मिसाइल गिरते हैं आते हैं, तो उनको रोकना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, आप कैसा भी सिस्टम लगा लीजिए। और इसी वजह से इस डील की बार बार बात हो रही है, क्योंकि अगर परमाणु बम बना रखा है ईरान ने, तो अमेरिका नहीं चाहेगा कि कहीं पर भी इस तरह का कोई भी चीज़ बने कि उसको वो इस्तेमाल करें। देखिए, मैसेजिंग तो कर दी गई होगी, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हमने देखा है कि इजराइल ने भी हमेशा चौंकाया है। जब ये लगा कि इजराइल जूझ रहा है लेबनान में या फिर गाज़ा में, या फिर जब 1 अक्टूबर को हमला हुआ था, ईरान ने किया था इजराइल के ऊपर, तब भी इजराइल की तरफ से अटैक हुआ और ईरान उसको रोक नहीं पाया था। हालांकि ये अलग बात है कि नुकसान कितने बड़े पैमाने पर हुआ। तब कहा गया कि एक S-300 सिस्टम को इजराइल ने मार दिया है। वो एक तरह से डेमोन्स्ट्रेशन था कि वो ईरान तक पहुंच सकते हैं, लेकिन S-300 सिस्टम जो है वो जमीन के ऊपर था, उसके ऊपर मिसाइल गिरी। लेकिन अब यहाँ पर सवाल है कि जो न्यूक्लियर प्लांट्स हैं या जो फैसिलिटीज़ हैं, वो तो ज़मीन से, जो पहाड़ के अंदर हैं और सतह से करीब करीब वो 100 मीटर नीचे भी हो सकती हैं। अगर इतनी गहराई में है तो उसको मारना
इसराइल के लिए तब तक मुमकिन नहीं होगा जब तक उसमें अमेरिका शामिल नहीं होगा, क्योंकि ये जराए जो हैं सिर्फ अमेरिका के पास हैं कि वो इतनी डीप जाकर किसी भी फैसिलिटी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो देखिए आगे क्या होता है, 12 तारीख के बाद पता चलेगा। 12 जून को जो है वो अगली वार्ता है ईरान और अमेरिका के बीच में। उसके बाद ही चीज़ें और निकल कर साफ आएंगी। रेड लाइंस तो ड्रॉ हैं, कहीं ना कहीं खतरा तो बढ़ गया है, लेकिन अब क्या होगा आगे ये पता चलेगा 12 तारीख के बाद। डील का अगला कदम, डील और नो डील।